हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली वाली क्लास देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले जाइए पिछली क्लास देख के आइए, तब आज की क्लास समझ में आएगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज़्यादातर वीडियो अपलोड होने का टाइम पीरियड होता है 7 से 8 9 बजे के बीच रात में। तो आप प्रयास ये करिए कि आप क्लास को डेली वाइज डेली देखते जाइए, नहीं तो बहुत सारी क्लासें हो जाएंगी और आपको याद भी करने में समस्याएं होंगी। तो आपको समझना है, समझने के साथ साथ आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे सारे के सारे यहीं से होंगे। ठीक है, तो हम बायो वाले पोर्शन को लेकर हाई स्कूल क्लास की साइंस को लेकर चल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपके और कोई भी एग्जाम है जिसमें आपके साइंस आते हैं तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम सारी क्लासें आपके एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाते हैं, तो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हृदय। हृदय के बारे में आप सुने ही होंगे, जिसे हम दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा हार्ट होता कहाँ है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा हार्ट इधर होता है, आपका भी यही होगा और सबका भी यही होता है। 1 से 2% लोगों का इधर हो जाता है। नहीं तो अगर हम इसके स्थितियां की बात करें, जैसे मान लो कोई मानव है, जैसे आप इसकी हृदय की मतलब स्थिति यानी बॉडी में हृदय की स्थितियां क्या होती है, तो इसकी स्थितियों का मतलब ये हो जाता है कि जैसे हमारा फेफड़े के नीचे वक्ष गुहा में स्थित, मतलब हमारे बीच शरीर में पसलियां पाई जाती हैं। जो ऐसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर हड्डी महसूस होगी, तो उसी को पसलियां बोलते हैं। और उसी के अंदर थोड़ा यहाँ पर सेंटर के बीच हल्का झुका हुआ पाया जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वक्ष गुहा के बीच में यह स्थित होता है। और इसका जो अध्ययन किया जाता है, हार्ट का अध्ययन होता है, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। कार्डियोलॉजी और जो अध्ययन करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह समझेंगे कि मानव हृदय का अर्थात दिल का वजन कितना होता है। तो हम ये जानते हैं कि मानव हृदय का वजन पुरुषों में 250 से 300 ग्राम होता है और महिलाओं में हृदय का वजन 250 ग्राम से 280 ग्राम होता है। यही हम बात करें जो नवजात शिशु होता है, जिसका अभी जन्म हुआ हो, जो ज्यादा जन्म जिसका ना हुआ हो, उसकी अगर बात करें तो उसका हृदय का वजन कितना होता है, 25 से 30 ग्राम। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। यानी जितने भी डॉक्टर बनते हैं वो इस श्रेणी में या फिर इन शाखाओं में उनका अध्ययन करते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई करके तो हम हृदय का डॉक्टर बन पाते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे ये जानेंगे कि इसका और काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हृदय है, ये आपका क्या है, हृदय। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, तो इसे इरेज करके फिर से बता देते हैं। जैसे हम बात करें हृदय की, तो आप ऐसे समझते हैं कि ये हमारा हृदय है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कुछ आकार इसके मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम एक सीधी सी बात करें, समझाने का आपका जो समझा रहे हैं, तो ये मान लीजिए ऐसे है, ये हमारा क्या हृदय। थोड़ी देर के लिए मान लो, ऐसा होता नहीं है, मतलब विद्रम एग्जैक्ट आकार तो नहीं बना सकते, इतनी अच्छी कला हमारी है नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। ये आपका एक चेंबर हो जाता है, ऐसे 4 भागों में ये बटा होता है। इतना आप जानते होंगे। जितना अगर ऐसे बात करें तो इस वाले पार्ट को बायां भाग बोलते हैं, इस वाले पार्ट को दायां भाग। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि जो हमारा हृदय होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसका वजन कितना हो बता दिए। इसमें एक झिल्ली रहती है, कार्डियम झिल्ली जिसे बोला जाता है, उसी झिल्ली में ये ढका हुआ होता है। तो अब इसकी बात करें, इधर वाला पार्ट हमारा, ऊपर वाला पार्ट हमारा अलिंद हो जाता है। ऊपर वाला पार्ट अलिंद, इधर वाला भी अलिंद, इधर वाला भी अलिंद, और इधर वाला पार्ट नीचे क्या हो जाता है, निलय। अब ध्यान से समझेंगे, जो हमारा हृदय है इस तरफ वाले पार्ट को अर्थात इस वाले पार्ट को बायां, इस वाले पार्ट को दायां बोला जाता है। लेफ्ट और राइट। लेफ्ट की बात करें तो जो इधर वाला पार्ट, जैसे इस लाइन के इस तरफ वाला जो भाग होता है वो ऊपर वाला, मतलब इस लाइन के ऊपर जितना भी भाग होता है वो अलिंद होता है, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, ये भी अलिंद होता है। और नीचे के भाग की बात करें तो ये क्या हो जाता है, निलय हो जाता है। ये भी निलय हो गया, ये भी निलय, ये भी अलिंद, ये भी अलिंद। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि इसमें बायां अलिंद कौन होता है, दायां अलिंद कौन होता है। तो हम ये बताएं कि इस तरफ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और इस तरफ पार्ट को राइट। यानी ये पूरा राइट हो गया, ये पूरा लेफ्ट हो गया। तो इसे हम बोल सकते हैं बायां अलिंद और इसे बोल सकते हैं दायां अलिंद। अब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा दायां निलय और ये हो जाएगा बायां निलय, बायां निलय। इतना समझ में आया। अब एक हम प्रोसेस आपको समझाने का प्रयास ये करते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए जैसे ये हमारा हार्ट हो गया और ये हमारी कोशिका हो गई। क्या हो गई, कोशिका। कोशिका बोले तो सेल।
सेल मतलब शरीर के और सारे पार्ट। अगर इसकी बात करें तो हम मान लेते हैं यहाँ पर फेफड़ा है हमारा, क्या है, फेफड़ा, लंग्स। अब इसके बाद हम इसकी चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कोशिका हो गई, यहाँ पर फेफड़ा हो गया, और ये हमारा क्या है, हृदय है। तो जैसे कोशिका से ब्लड हृदय में जाएगा, और हृदय से ब्लड फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से ब्लड हृदय में आएगा, और कहाँ आएगा, कोशिका में। तो यहाँ पर एक वलय होता है, वलय मतलब बोले तो कपाट होता है। कपाट मतलब जैसे वाल्व होता है, वाल्व का काम होता है कि ब्लड को पीछे आने से रोकना। जैसे आप ये समझिए कि जैसे आप गांव में नाली होती है खेतों में पानी लगाने के लिए, तो उस पर एक घार जिसे बोलते हैं, मतलब एक रोक लगाया जाता है। कि रोक इसलिए लगाया जाता है कि खेत का पानी हमारा नाली में न उतरे। सेम उसी प्रोसेस से हमारे बॉडी में वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व का जो काम हो जाता है, वो काम इतना होता है कि ब्लड जो जाता है वो वापस ना पाए, ताकि दिक्कत ना हो। और यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, और यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, और यहाँ पर भी एक वाल्व होता है। इसे त्रिवलित कपाट बोला जाता है, त्रिवलित कपाट। अंग्रेजी में बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और इसे बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विवलित कपाट, द्विवलित कपाट। अब हम बात करेंगे तो इसे बोला जाएगा चंद्राकार कपाट, चंद्राकार कपाट। इसको बोल देते हैं चंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। और ये जो वाल्व होता है इसे हम बोल देते हैं महाधमनी कपाट, महाधमनी कपाट। इसे आप एक बार लिख लीजिए, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। जब पूरा चित्र बनेगा तो आप एक थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाएंगे कहाँ क्या पर है। तो आप इसको या तो रुक जाइए, वीडियो को रोक कर पहले आप फिगर बना लीजिए, उसके बाद पूरा देखना है आपको एक बार। पहले पूरा जब आप सर्कुलेशन समझ आएंगे कहाँ क्या होता है, तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा, कुछ है नहीं। तो इतना आप बना लें, उसके बाद हम समझाते जैसे जैसे समझाते जाएंगे आप एकदम अपना ध्यान केंद्रित करके देखिएगा। जैसे अब यहाँ पर हमारी हो जाती है कोशिका, क्या है हमारी ये कोशिका, और कोशिका से हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। अब हम बात करें कोशिका से हमारा ब्लड जाता है यहाँ पर, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। जैसे ये देखो, ये हम ब्लड पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आया, और एक ब्लड यहीं से पार्ट बन के कुछ इसका पार्ट इस वाले पार्ट में आ जाता है। यानी कि इसमें जो ब्लड आता है हमारा, ये हमारी कोशिका का है। कोशिका मतलब हमारे हाथ, पैर, सर। तो आप ये समझिए कि जो नीचे वाला सिरा है, अर्थात जो हमारे धड़ से नीचे, हमारे चेस्ट से जो नीचे है, उसका जो ब्लड आता है वो हमारा कहाँ पहुंचता है, दायां लिंग में। और जो नीचे वाला पार्ट, मतलब ऊपर नीचे शरीर के यहाँ से ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, जितना भी यहाँ से ब्लड आता है सब कहाँ आता है, इसी में आता है। किसमें, दायां लिंग में। तो आप ये समझेंगे कि कोशिका से जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है, तो हम क्या बताएंगे, दायां लिंग में। इसके बाद ये भी समझेंगे कि इसके बाद और जो ब्लड होता है वो किसमें आ जाता है, दायां लिंग में। अब इसके बाद दाएं अलिंद से ब्लड कहाँ आता है, दायां निलय में। दाएं अलिंद से ब्लड कहाँ आता है, दायां निलय में। और एक बार समझिए, यहाँ पर जो कोशिका से ब्लड आता है वो अशुद्ध रक्त होता है, अर्थात हम कह सकते हैं CO2 रहित रक्त होता है। कैसा होता है, CO2 रहित। यानी जो हमारी कोशिका से ब्लड आता है उसमें क्या मिला होता है, CO2। तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा दाएं अलिंद में, कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। तो जिस भी ब्लड में अशुद्ध रक्त मिला होगा उसे, जिस भी ब्लड में CO2 मिला होगा उसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त आने के बाद फिर कहाँ आता है, क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व से आ जाता है दाएं निलय में। दाएं निलय के बाद ये निकल कर जाता है, दाएं निलय से यहाँ से निकल के जाता है कहाँ पर, फेफड़े में। कहाँ जाता है, फेफड़े में। और फेफड़े के बाद ये होकर आता है कहाँ पर, बाएं निलय में, सॉरी, ये आता है कहाँ पर, दाएं अलिंद में। फेफड़े में कहाँ आता है, दाएं अलिंद में। अब फेफड़े से दाएं अलिंद में आने के बाद ये फिर यहाँ से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अब इसके बाद समझिए, यहाँ से यहाँ आता है, ये आया, और इसके बाद यहाँ पर एक मतलब रहता है जिसे बोलते हैं धमनी, और यहाँ पर जाता है, ये छोटी छोटी नलिकाओं से बढ़ के ये पूरे कोशिका में चला जाता है। फिर ये कहाँ आ गया, कोशिका में। ध्यान समझिए पूरा प्रोसेस। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसके आगे हम और ज्यादा क्या ही समझाएं, आप समझिए। फिर से समझा रहे हैं, ये हमारी कोशिका है। कोशिका अर्थात हमारी बॉडी के अन्य सारे पार्ट्स हैं जहां पर ब्लड रहते हैं। ब्लड ये जैसे हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, सर हो गया, पेट हो गया, पूरे शरीर से ये हमारी कोशिका है। कोशिका से जो ब्लड आता है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं C6H12O6 प्लस H2O वगैरह मिलके बना देते हैं एटीपी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, उसके बाद एनर्जी भी मिलती है। तो ये हमारा ब्लड आ जाता है यहाँ, कोशिका से आया कहाँ पर, दाएं लिंग में। और यहाँ पर दो कपाट, मतलब दो
मतलब दो भाग खुले रहते हैं यहाँ पर दाएं एलिन में। एक तो ये हो जाता है, ये वाला वाल्व है, यहाँ से मतलब ये वाला सिरा है, यहाँ से क्या होता है कि चेस्ट के नीचे वाला ब्लड आता है, और यहाँ से क्या होता है चेस्ट के ऊपर वाला ब्लड आता है, और दोनों कहाँ आते हैं दाएं एलिन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि दाएं एलिन में कैसा रक्त होता है, तो दाएं एलिन में अशुद्ध रक्त होता है। दाएं एलिन में कैसा रक्त होता है, दाएं एलिन में कैसा रक्त होता है, तो आप बोलोगे अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त बोल देते क्या, CO2 रहित रक्त। अब हमेशा दाएं पार्ट में आप जब भी जानोगे दाएं एलिन, यानी दाएं एलिन और दाएं निलय, दाएं निलय दोनों में कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अगर यही बात करें कि हम बायां एलिन और बायां निलय यहां पर कैसा ब्लड होता है, तो यहां पर हम मान सकते हैं O2 बोले तो शुद्ध रक्त। इतना समझ में आया। अब ये हम समझा रहे हैं कि जो शुद्ध रक्त जाता है वो धमनियों में जाता है। शुद्ध रक्त कैसा जाता है, धमनियों में। तो लेकिन यहाँ पर एक अपवाद पढ़ाए थे कि जो फुफ्फुस महाधमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त जाता है, जो फुफ्फुस सिरा होती है उसमें कैसा जाता है, अशुद्ध। अगर अभी तक आपने धमनी और सिरा का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। हम फिर समझा रहे हैं कोशिका से ब्लड कहाँ आया, हृदय के दाएं एलिन में, दाएं एलिन से कहाँ गया, दाएं निलय में, और दाएं निलय से ये जाता है फेफड़ों में। तो ये ब्लड जो जा रहा है वो कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। कैसा होगा, अशुद्ध रक्त। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि ये अशुद्ध रक्त जाता तो है, अशुद्ध रक्त जाता है, या ऐसा समझिए पहले धमनी में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। धमनी में कैसा होता है, शुद्ध रक्त, और सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त। तो ये हमारी जो निकलती हैं धमनियां होती हैं, और ये हमारी कैसी जाती है, सिराओं के बीच। तो ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है वो कैसा है, सिरा है। तो यहां पर भी सिरा होना चाहिए, लेकिन इसे हम बोल देते हैं फुफ्फुस महाधमनी। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि फुफ्फुस महाधमनी में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ा है आपको, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। तो ये आपके एक अपवाद है। अपवाद ये है कि फुफ्फुस जो महाधमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, और ये जो आया फुफ्फुस सिरा इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा। अगर आपको अक्षर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मेरी आप आवाज पे फोकस करिए। ये हमारा क्या है, फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा में हमेशा कैसा रक्त होता है, फुफ्फुस सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, और फुफ्फुस महाधमनी में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अब फिर से समझा रहे हैं। अब यहां से ब्लड यहां से निकला, तो यहां से फेफड़े से ब्लड कहाँ आया, बायां एलिन में। बायां एलिन के बाद ब्लड कहाँ आया है, बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद ये धमनियां हैं, ये हमारी कैसी हैं, धमनियां। और यहाँ से एक नली निकली, उसमें ढेर सारी छोटी छोटी नलिकाएं हैं, और ये कहाँ आ जाती है, कोशिका में। तो हम पूरा प्रोसेस आपको फिर समझाते हैं। जैसे आपने सांस लिया तो ब्लड कहाँ आ गया, फेफड़े में। फेफड़े में आने के बाद ये ऑक्सीजन और CO2 और NO2 मतलब ढेर सारी गैसें कहाँ आएंगी, फेफड़े में। फेफड़े से फेफड़े का काम होता है ऑक्सीजन को अलग करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा वो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से अभी कार्बन यहाँ से चला जाएगा, अब जो इधर के कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बाहर चला जाता है। फिर से समझिए पूरा प्रोसेस। हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यहाँ सांस में आप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 NO2 सब लेते हैं, लेकिन फेफड़ा क्या करता है, केवल वो ऑक्सीजन को लेता है। किसको लेता है, ऑक्सीजन को। बाकी सबको कहाँ करता है, बाहर। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऑक्सीजन का तो अंतर ले रहा है, लेकिन फिर CO2 बनता क्या, समझ में आ रहा। CO2 बनने का प्रोसेस हमारी कोशिकाओं में होता है। जो हमारे सेल होते हैं, ये सारी सेल होती हैं, उनमें हम कोशिकाओं का निर्माण, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण से तात्पर्य है कि जैसे हमारी कोशिकाएं, जैसे आप किसी भी मशीन, किसी भी मैकेनिक चीजों में आप कोई भी वर्क करोगे तो वहां से एक अपशिष्ट पदार्थ निकलता है कि नहीं निकलता। जैसे आपको लाइट जलानी है, लाइट जलाने के लिए आप जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर चलाने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, और जब निकलेगी तो उसमें धुआं भी निकलेगा। तो जो धुआं होता है वो वेस्ट पदार्थ हो जाता है। अर्थात हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि कोई एक अच्छा पदार्थ पाने के लिए कोई खराब चीजें भी निकलनी जरूरी है। अब ये हम बता रहे हैं, जैसे हमारी शरीर में ग्लूकोज ऑलरेडी बना होता है। जैसे हम कुछ खाते पीते हैं तो क्या आता है, ग्लूकोज, और उसके बाद आप ऑक्सीजन कहाँ से जा रहा है, फेफड़े से ब्लड के माध्यम से आएगा बायां एलिन के बाद आ जाता है बाएं निलय में। बाएं निलय से ये धमनियों के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में ऑलरेडी ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। उसके बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद H2O, उसके बाद ATP। कभी कभी ऐसा व्यक्ति होता है 1-2 दिन पानी ना भी पियो तब भी टॉयलेट लग जाती है। तो टॉयलेट मतलब जो पानी थोड़े बहुत मात्रा में आता है, कहाँ से आता है, ग्लूकोज से आता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप ये भी समझाए थे थोड़ी देर पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड नहीं ले जाता। जब फेफड़े से ब्लड फिल्टर होता है तो केवल ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है।
ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन को पूरी तरीके से वापस कर देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनता है? कोशिकाओं में। और उसके बाद एटीपी, हम जानते हैं कि एक अणु में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब फिर से हम समझा रहे हैं, फिर से आप समझिए। ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर मतलब मानव में हमेशा 4 कोष्ठक होते हैं, मछलियों में 3 होते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कोष्ठक हम बता देंगे अगले वीडियो में। अब फेफड़ा है या हार्ट है, ये क्या है? कोशिका। तो फेफड़े में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमेशा अलिंद कहलाता है। फेफड़े में ऊपर वाला पार्ट अलिंद कहलाता है और नीचे वाला पार्ट निलय कहलाता है। और इस तरफ वाला, जैसे आप ऐसे खड़े हुए तो आपका जो इस तरफ वाला पार्ट है वो बायां पक्ष कहलाएगा, बायां कक्ष, और इस तरफ वाला दायां। तो आप ऐसे मत समझिए कि उल्टा हो जाएगा, समझ गया? तो ऊपर वाला पार्ट अलिंद, नीचे वाला पार्ट निलय। इस तरफ वाला पार्ट राइट वाला अलिंद, सॉरी राइट वाला क्या हो जाएगा? राइट वाले में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है, राइट वाले पक्ष में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है और बाएं में हमेशा शुद्ध रहता है। तो कोशिका से आप देखिए इधर, कोशिका से ब्लड जा रहा है, कोशिका से क्या जा रहा है? ब्लड। अब ब्लड में CO2 मिला हुआ है, क्योंकि जो हमारी कोशिकाओं से ब्लड जाता है CO2 मिला था। CO2 से जाएगा कहां पर? दाएं लिंग में। CO2 से कहां जा रहा है? दाएं लिंग में। और दाएं लिंग से आता है कहां पर? दाएं निलय में। दाएं निलय में फुफ्फुस महाधमनी के माध्यम से कहां पहुंच जाता है? फेफड़े में। और फेफड़े से फुफ्फुस शिरा द्वारा कहां जाता है? यहाँ पर बाएं लिंग में। और बाएं लिंग में जब ये खुलता है, ये कपाट, ये जो वाल्व है द्विवलित कपाट, मतलब द्विवलित कपाट, जिसे बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। बाइकस्पिड वाल्व से माध्यम से कहाँ जाता है? बाएं निलय में। और बाएं निलय में फिर एक धमनी के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है? कोशिका में। तो हम ये समझते हैं कि जो धमनियों में हमेशा ब्लड सर्कुलेट होता है वो हमेशा शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसा धमनियों में शुद्ध रक्त। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद ये है कि जो यहाँ से इसमें हम फिर से समझिए, इस तरफ वाले में हमेशा कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त रहता है तो इससे अशुद्ध रक्त ही तो जाएगा, क्योंकि ये एक वक्ष के माध्यम से, सिप्टम इसे बोलते हैं, इसके माध्यम से इधर उधर ब्लड नहीं जा सकता। आप सोचो ब्लड का कितना अच्छा फंक्शन है। ये जो होता है ना कि दिल में जो गाने वाने होते हैं, ऐसा कुछ उसका प्रोसेस है नहीं। यहाँ पर आप जब ये समझेंगे तो यहाँ पर जैसे आप बोलते धड़कने रुक गई आपके ना आने से, धड़कने रुक जाएंगी तो आप रुक जाओगे, आप रुक जाओगे, फिर समझ रहे हो प्रोसेस क्या हो सकता है। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि अगर आपका एक वाल्व खराब हो गया तो आपको सीधे हॉस्पिटल जाओगे, समझ में आया? तो गाना सुने होगे, मुलाकात है जरूरी सनम मिलने के लिए। तो इवन मुलाकात नहीं है भाई, तो और मतलब वाल्व सही होना चाहिए। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, अर्धचंद्राकार, महाधमनी कपाट, इन सब के वाल्व के चक्कर में समझ लीजिए आपका वाल्व खराब हो जाएगा। तो इससे आप ये समझिएगा कि ये राइट ये लेफ्ट, आपको ऐसे ही लिखना है कि हमारा हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बाकी सारा प्रोसेस आपको जितना समझा उसे लिखना है। कितना आसान तरीके से हम समझाए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दो। इसे बनाइए फिर आगे समझाते हैं। अब ये हम दिखा रहे हैं आपको कि अब इसके बाद आप इतना समझ लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपके जानकारी के लिए जरूरी हो नहीं, आप कह दो आपको पता ही नहीं है। तो ये सब चीजें आपके अंदर निगेटिविटी निकाल दीजिए और जो भी पढ़ते जाइए नोट्स बनाते चलिए और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बता देते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो इतना आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप इतना समझिए कि आपकी जानकारी के लिए बहुत सारा है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बताया कि मानव का हृदय एक अलिंद हो जाता है, नीले 2 पार्ट बढ़ जाता है। ऊपर वाले पार्ट को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भाग को निलय बोलते हैं। जो संघ होता है हृदय कक्ष, मतलब मछलियों में कितने कक्ष होते हैं? 2। उभयचर में कितने होते हैं? 3। सरीसृप में कितने होते हैं? 3। और या फिर सर्वसृप के अंदर छिपकली, कछुआ, सर्प ये सारे आ जाते हैं। और स्तनधारी पक्षियों के अंदर कितने होते हैं? 4। मानव, कुत्ता, बिल्ली के अंदर 4 ही होते हैं। ठीक है, 4 ही होते हैं। और ये केचुआ की बात करें तो इसके कितने होते हैं? 8। तिलचट्टा कितने होते हैं? 13। तो ये सब आप समझ लिए हैं। उसके बाद नवरात्रि चल रही है तो सब बहुत सारे जगहों पे हारन लगा हुआ है, तो वीडियो को ज्यादा बनाएंगे तो उस पर कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, इसे एक बार रिवीजन आप जरूर कर लें। समझ में आया?